हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आगामी बीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जीएस पेपर 1 सेक्शन 2 यानी कि करेंट अफेयर के अंतर्गत इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह वर्तमान समय में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है और वह टॉपिक है रूस यूक्रेन विवाद। आए दिन जब आप न्यूज़पेपर को पढ़ते होंगे तो मेन पृष्ठ पर ही रूस यूक्रेन विवाद से संबंधित मुद्दे देखने को मिलते होंगे। तो आखिर आज इस वीडियो में देखेंगे कि रूस यूक्रेन विवाद क्या है और बीपीएससी मुख्य परीक्षा से संबंधित कोई भी आगामी मुख्य परीक्षा हो, चाहे वह 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा हो या सीडीपीओ बीपीएससी मुख्य परीक्षा हो या ऑडिटर बीपीएससी मुख्य परीक्षा हो, सभी बीपीएससी मुख्य परीक्षाओं के लिए यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एवं संभावित टॉपिक में से एक है। तो आइए अब इस वीडियो का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। आप लोग अंत समय तक इस वीडियो को देखना ना भूलें। इस वीडियो के अंत में इस टॉपिक से संबंधित 2 प्रश्न दिए गए हैं। आप उन 2 प्रश्नों में से किसी भी एक प्रश्न का उत्तर लिखकर हमें वहां पर 2 व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, उस पर आप हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आप लोगों को आंसर की रिव्यू दे दी जाएगी। तो आइए रूस यूक्रेन विवाद टॉपिक पर पूरे डिस्कशन करने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि आखिर वर्तमान समय में रूस यूक्रेन विवाद का जो मुद्दा है वह वर्तमान समय में चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, क्यों वर्तमान समय में हाईलाइटेड इशूज बन चुका है यह। तो देखिए, रूस के द्वारा अपनी यूक्रेन से लगती सीमा पर विभिन्न कारणों से लगभग 1 लाख सैनिकों की तैनाती की गई है। इससे सीमा पर तनाव की स्थिति विद्यमान है। मैं इसके अगले पेज में बताऊंगा कि किस प्रकार से रूस और यूक्रेन की लगभग 2000 किलोमीटर लंबी सीमा दोनों के बीच साझा होती है और कौन से क्षेत्रों में रूस के द्वारा अपने सैनिकों को डिप्लॉय किया गया है, सैनिकों की तैनाती की गई है। तो बेशक रूस के द्वारा यूक्रेन से लगती सीमा पर 1 लाख सैनिकों की तैनाती करने से वहां की स्थिति जो है वह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। प्रतिक्रिया स्वरूप चूंकि रूस के द्वारा यूक्रेन से लगती सीमा पर सैन्य तैनाती की गई है तो स्वाभाविक है कि विपक्षी जो उसके जो विरोध में खड़े हैं उनके द्वारा भी प्रतिक्रिया अपनाई जाएगी और इसी प्रतिक्रिया स्वरूप अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने रूस की सीमा पर अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। रूस ने बेलारूस और काला सागर में भी सैन्य तैनाती की है और रूस बेलारूस के साथ मिलकर निरंतर युद्धाभ्यास कर रहा है और जंग जैसी हालात इसी कारण वहां पर बने हुए हैं। इसीलिए वर्तमान समय में रूस और यूक्रेन मुद्दा जो है वह चर्चा का विषय बना हुआ है। समस्त विश्व के कई सारे राष्ट्र, चाहे वह अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, चाइना हो, बेलारूस हो, कई सारे राष्ट्र जो हैं वह पूरी तरह से 2 ध्रुवों में बंट चुके हैं। तो यह हमने बताया कि वर्तमान समय में चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। अब इसे मैप से समझने की यहाँ पर संक्षेप में कोशिश करते हैं कि आखिर रूस यूक्रेन विवाद है क्या। देखिए, मैं यहाँ पर आपको संक्षेप में बताता हूँ। 1990 के दशक से पहले यह रूस जो था वह सोवियत संघ का भाग हुआ करता था। यूक्रेन जो है काफ़ी प्रारंभ से ही ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो यूक्रेन सोवियत संघ का भाग रहा है। लेकिन 1917 ईस्वी में रूस में लेनिन के नेतृत्व में क्रांति होती है और इसके पश्चात 1918 ईस्वी में यूक्रेन ने खुद को स्वतंत्र देश के रूप में घोषित कर देता है। लेकिन इस स्वतंत्र देश के रूप में घोषित करने के खिलाफ 1921 ईस्वी में लेनिन की सेना यानी कि रूस की सेना ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया, हमला बोल दिया और यूक्रेन को अपने राज्य में यानी कि सोवियत गणराज्य में उसे यूक्रेन को पुनः एक बार 1921 ईस्वी में मिला लिया जाता है। लेकिन इसके पश्चात भी यूक्रेन के लोगों में स्वतंत्रता की ज्वाला भड़क रही होती है। समय समय पर यूक्रेन के लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कई सारे आंदोलन किए और विद्रोही गुटों का भी वहां पर उदय हुआ और उन विद्रोही गुटों ने रूस से स्वतंत्रता के लिए कई सारे वहां पर समय समय पर विद्रोह को अंजाम दिया। लेकिन यह विद्रोह की जो थी इसे काफ़ी सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। परिणाम स्वरूप 1954 ईस्वी में रूस के
रूस में जो सोवियत गणराज्य है उनके सर्वोच्च नेता ख्रुश्चेव के द्वारा यूक्रेन को प्रसन्न करने के लिए अपना एक क्षेत्र क्रीमिया को यूक्रेन पर अधिकार दे दिया जाता है। रूस कहता है कि गिफ्ट के रूप में यूक्रेन को क्रीमिया दे दिया गया। तो इस प्रकार से यूक्रेन में समय समय पर रूस के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए विद्रोह भी हुए, लेकिन रूस के द्वारा इसे शांत करने का प्रयास किया गया। इस तरह से 1990 ईस्वी तक का दौर चला आता है और 1990 के दशक में जब सोवियत गणराज्य का विघटन होता है, सोवियत गणराज्य कुल 15 भागों में विखंडित हो जाता है। उसके पश्चात रूस जो है सोवियत गणराज्य का सबसे बड़ा प्रांत बनता है, सबसे बड़ा जो राज्य होता है वह रूस बनता है। और रूस के बाद दूसरे नंबर पर, चाहे वह आर्थिकी रूप से, भौगोलिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से देखें तो यूक्रेन यूएसएसआर का दूसरा सबसे बड़ा प्रांत घोषित होता है। तो स्वाभाविक है कि जब दो बड़े प्रांत एक जगह पर उनकी बॉर्डर शेयर होगी तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। और यूक्रेन जो है वह हमेशा से चाहता रहा है कि रूस की छत्र छाया से बाहर निकलकर पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंध को सुदृढ़ करें और नाटो देशों के साथ नाटो गठबंधन में शामिल होने की जो यूक्रेन के द्वारा पहल की गई है, इसी संदर्भ में की गई है और रूस के द्वारा इसी को लेकर आपत्ति उठाई गई है। और वर्तमान समय में रूस यूक्रेन विवाद काफ़ी ज़्यादा एक डिप्लोमेटिक का इशूज बन चुका है, अंतर्राष्ट्रीय विवाद का केंद्र बन चुका है। यह हमने डायग्राम से समझने की कोशिश की कि आखिर रूस यूक्रेन विवाद क्या है। मैं यहाँ पर बता दूं कि रूस और यूक्रेन के मध्य जो बॉर्डर शेयर होती है लगभग 2000 किलोमीटर दोनों के मध्य सीमाएं साझा होती है। इसके अलावा यूक्रेन का ये जो पूर्वी प्रांत है अभी भी यह अलगाववादी आंदोलन से जूझ रहा है। रूस समर्थित अलगाववादी आंदोलन यहाँ पर चल रहे हैं। इसका कारण है कि यूक्रेन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रूसी भाषी हैं और वे खुद को रूस के साथ सांस्कृतिक रूप से जोड़ने पर निकटता का अनुभव करते हैं। और वहीं यूक्रेन जो है वह खुद को नाटो गुट में शामिल करना चाहता है। यही कारण है कि यूक्रेन में भी अलगाववादी आंदोलन चलाए जा रहे हैं और रूस के द्वारा इसे प्रोत्साहित किया जा रहा है। और यूक्रेन के द्वारा यही आरोप लगाया जा रहा है कि रूस हमें सैन्य तख्तापलट के जरिए अस्थिर करने का कार्य कर रहा है। तो यह हमने मैप के जरिए समझने की कोशिश की। अब देखते हैं यूक्रेन एवं रूस के मध्य लंबे समय से ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। हमने 1917 ईस्वी से लेकर अभी वर्तमान समय तक 1990 के दशक तक का हमने इसे घटनाक्रम को संक्षेप में बताया है। ये दोनों देश वर्षों से सांस्कृतिक, भाषाई एवं पारिवारिक संबंध जो हैं वह एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात यानी कि 1990 के दशक में सोवियत संघ का विघटन होता है। उसके पश्चात सबसे बड़ा सोवियत गणराज्य के रूप में रूस का उदय हुआ और यूक्रेन दूसरा सबसे बड़ा शक्तिशाली सोवियत गणराज्य के रूप में उभरा है। रणनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से एवं सांस्कृतिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यूक्रेन की काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है और यूक्रेन और रूस दोनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में बने हुए हैं। अब देखते हैं कि रूस यूक्रेन जो संघर्ष है उसका कारण क्या है, क्या ऐतिहासिक कारण है या सिर्फ वर्तमान समय की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, शीत युद्ध के समय की जो द्विध्रुवीय राजनीति है सिर्फ वही इसके लिए जिम्मेदार है। उन कारणों को यहाँ पर समझेंगे। यूक्रेन के द्वारा यूएसएसआर से खुद को अलग होने के पश्चात इस क्षेत्र में रूस व पश्चिमी देशों के द्वारा संतुलन बनाने की कोशिश की गई। चूंकि पश्चिमी देश चाहते हैं कि यूक्रेन रूस की छत्र छाया से बाहर निकले और नाटो सदस्य का गुट बने, नाटो गुट का सदस्य बने, नाटो गुट में वह शामिल हो। इसीलिए वहाँ पर अमेरिकी सहित कई सारे यूरोपीय कंट्रीज़ हैं, उसके द्वारा भी यूक्रेन को नाटो देशों में शामिल करने के लिए काफ़ी तीव्रता से इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। लेकिन रूस नहीं चाहता है कि नाटो यूक्रेन जो है वह नाटो मेंबर बने और नाटो की जो सैन्य शक्तियां हैं वह रूस की बॉर्डर तक पहुंच पाए, नाटो गुट की मिसाइलें रूस की बॉर्डर पर तैनात हो। रूस ऐसा कतई नहीं चाहता है। रूस का मानना है कि अमेरिका और यूरोप के कई सारे राष्ट्रों के बीच जो यूक्रेन है, रूस और पश्चिमी देशों के बीच एक बफर जोन के रूप में वह कार्य करता रहे। चूंकि बफर जोन का मतलब होता है दो बड़े राष्ट्रों के बीच एक छोटे से राष्ट्र का स्थित होना। तो रूस चाहता है कि रूस यानी कि उसके बीच और पूर्वी यूरोप के कई सारे कंट्रीज के बीच एक बफर जोन के रूप में
यूक्रेन का इस्तेमाल होता रहे, ताकि विपरीत परिस्थितियों में भी यूक्रेन को समस्या झेलनी पड़े, रूस उसके पीछे खड़ा हो। तो इस तरीके से रूस जो है वह अपनी सुरक्षा की गारंटी इसके जरिए चाहता है। पूर्वी यूक्रेन का डोनबास क्षेत्र, अभी हमने बताया रूस समर्थित अलगाववादी आंदोलन वहां पर चल रहे हैं 2019 से, और यही कारण है कि वहां पर संघर्ष भी काफ़ी ज़्यादा तीव्र हो चुका है, क्योंकि यूक्रेन जो है इसके लिए रूस को जिम्मेदार ठहराता है और रूस इसे आंतरिक मामला बताकर खुद को इससे पल्ला झाड़ना चाहता है। साथ ही साथ सबसे जो महत्वपूर्ण इशू बना हुआ है वह नाटो सदस्यता को लेकर। यूक्रेन को नाटो की सदस्यता प्राप्त होने की संभावना से रूस जो है वह बिफरा हुआ है। रूस का कहना है कि अगर नाटो में शामिल हो जाता है यूक्रेन, तो नाटो जो सैन्य तकनीकी है, वहाँ पर जो मिसाइल सिस्टम है उसका, वह उसकी बॉर्डर तक तैनाती की जाएगी, जो कि रूस की सुरक्षा के लिहाज से किसी भी स्थिति के लिए यह उचित नहीं है। सबसे पहले आखिर समझते हैं कि नाटो क्या है। काफ़ी ज़्यादा वर्तमान समय में हाईलाइटेड इशू है, प्रीलिम्स में भी इससे संबंधित फैक्ट्स को पूछा जा सकता है। नाटो की जो स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को की गई थी। बेसिकली उस समय शीत युद्ध के दौरान 1949 ईस्वी में शीत युद्ध का दौर चल रहा होता है। समस्त विश्व 2 गुटों में बटे होते हैं, एक यूएसए के नेतृत्व में पूंजीवादी गुट और दूसरा यूएसएसआर के नेतृत्व में सोशलिस्ट ग्रुप या समाजवादी ग्रुप। तो ऐसी स्थिति में यूएसए के द्वारा अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए एक गुट के रूप में नाटो का गठन किया गया, जिसमें कई सारे पश्चिमी यूरोप के राष्ट्र इसमें शामिल हैं। वर्तमान समय में इसकी सदस्य संख्या 30 है और लेटेस्ट कंट्री के रूप में जो इसका मेंबर बना वह नॉर्थ मैसेडोनिया है, और एक 30वें मेंबर के रूप में यूक्रेन इसमें शामिल होना चाहता है। बेसिकली नाटो ग्रुप का जो उद्देश्य है सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना है, और सोवियत संघ का मतलब यूएसएसआर हो गया, और यूएसएसआर का जो वर्तमान समय सबसे बड़ा प्रांत जो है वह रसिया। तो यह कहना नहीं होगा कि नाटो का मुख्य उद्देश्य ही रसिया की बढ़ती हुई शक्ति को काउंटर करना है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीवादी विचारधारा को बढ़ावा देकर सैन्य गुट का निर्माण करना है। इसके अलावा रसिया जो है वर्तमान समय में काला सागर में भी अपनी सैन्य तैनाती को बढ़ावा दिया है, और जो काला सागर का क्षेत्र है, अभी हमने बताया कि काला सागर किस तरीके से, देखिए फिर से मैं आपको मैप यहाँ पर दिखाता हूँ। यह जो है वह काला सागर है, यह काला सागर है। यहाँ पर एक तरफ यूक्रेन यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर रसिया है। 2014 ईस्वी के बाद से क्रीमिया पर रूस का आधिपत्य हो चुका है। यहाँ पर रसिया है, इधर तुर्की है। तो इस तरीके से काला सागर भी घिरा हुआ है, और रूस के लिए भू रणनीतिक रूप से काला सागर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो रूस चाहता है काला सागर पर उसका नियंत्रण बना रहे, क्योंकि एनर्जी सेक्टर के रूस के कई सारे आप देखेंगे कि ऊर्जा परियोजनाएं हैं वह इससे होकर गुजरती है, और सैन्य जो यहाँ पर काला सागर में जो कई सारे संसाधन, समुद्री संसाधन हैं, उस पर रूस का आधिपत्य हो। तो इस तरीके से संघर्ष के एक महत्वपूर्ण कारणों में काला सागर शामिल है। नाटो की मेंबर जो यूक्रेन लेने की बात कह रहा है वह भी शामिल है, और यूक्रेन में चल रहा अलगाववादी आंदोलन भी शामिल है। अब देखते हैं कि आखिर इस मुद्दे पर रूस क्या चाहता है और यूक्रेन क्या चाहता है, आखिर दोनों देशों के रुख क्या हैं। रूस का कहना है हथियार, प्रशिक्षण एवं सैनिक के रूप में यूक्रेन को नाटो से मिलने वाले सहयोग को रूस अपने लिए खतरा मानता है। रूस के राष्ट्रपति ऐसा समझौता चाहते हैं जिसमें यह गारंटी ली जाए कि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं बनेगा और नाटो रूस की तरफ अपना विस्तार ना करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो रूस अपनी सुरक्षा हेतु कदम उठाने का पूरा अधिकार है। आप इसी से समझ गए होंगे कि रूस का वक्तव्य किस प्रकार से है। रूस नहीं चाहता है कि नाटो का विस्तार उसकी सीमाई क्षेत्रों तक हो, क्योंकि इससे सैन्य जो असंतुलन है वहाँ पर, सैन्य संतुलन की जो स्थिति है, शक्ति संतुलन है, वो वहाँ पर गड़बड़ होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में रूस को अपनी सुरक्षा की चिंता है, और यही कारण है कि रूस का कहना है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होता है और नाटो की सीमाएं, नाटो के सैनिक हमारे सीमा तक आते हैं, तो सुरक्षा के लिए हम किसी भी प्रकार की कदम उठाने को हमारा अधिकार होगा और हम सुरक्षा के लिए अपनी कदम को पूरी तरह से उठाएंगे। वहीं
यूक्रेन कहता है कि चूंकि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं, एक संप्रभु राष्ट्र हैं, तो हमें स्वयं का अधिकार होना चाहिए कि हम नाटो का मेंबर बने या नहीं बने। यानी कि कहीं ना कहीं यूक्रेन जो है वह स्वयं फैसले का अधिकार चाहता है। यूक्रेन का कहना है कि वह नाटो के साथ संबंध बढ़ाता है तो रूस को इसमें हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं और एक संप्रभु राष्ट्र हैं। नाटो से जुड़ना या ना जुड़ना उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो पहली बात यह है। दूसरी बात है कि यूक्रेन का कहना है कि रूस सैन्य तख्ता पलट करके वह हमें अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है, और वर्तमान समय में यूक्रेन में जितने तरीके के अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं, जितने तरीके के वहाँ पर आंदोलन, राजनीतिक आंदोलनें किए जा रहे हैं, ऊर्जा संकट की स्थिति वहाँ पर बनी हुई है, इसके लिए यूक्रेन सिर्फ और सिर्फ रसिया को जिम्मेदार ठहराता है। और यही कारण है कि रूस की छत्र छाया से बाहर निकलकर यूक्रेन नाटो मेंबर बनना चाहता है, नाटो गुट का सदस्य बनना चाहता है। लेकिन ये जो विवाद चले आ रहे हैं, 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था, उसके बाद से लेकर जो अभी तक जो विवाद की स्थिति बनी हुई है, उसमें यूक्रेन को काफी ज्यादा वित्तीय घाटा, राजस्व नुकसान का सामना करना पड़ा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, यह रिपोर्ट सेंटर फॉर इकोनॉमी एंड बिजनेस रिसर्च का रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार रूस से तनातनी के बीच यूक्रेन को वर्ष 2014 ईस्वी से लेकर अब तक 280 अरब डॉलर, 40 अरब डॉलर प्रति वर्ष। अब समझिए कितनी राशि है। यह राशि जीडीपी का, जो यूक्रेन की कुल जीडीपी है उसका 20% है। यानी कि अभी तक 2014 ईस्वी से लेकर वर्तमान समय तक रूस के साथ तनातनी के दौरान यूक्रेन को अपनी कुल जीडीपी का 20% राजस्व नुकसान का सामना करना पड़ा है। अगर अमाउंट में जाए तो 280 अरब डॉलर का नुकसान यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को झेलना पड़ा है। तो अगर वर्तमान समय में रूस और यूक्रेन के बीच किसी तरीके के विवाद की स्थिति है तो दोनों देशों को इसका तो नुकसान भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन अब समझते हैं कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो आखिर भारत पर कैसा प्रभाव पड़ेगा और भारत इस स्थिति में कहां पर खड़ा होगा। सबसे पहले भारत पर प्रभाव की चर्चा करें तो सबसे पहले आते हैं रूस के साथ संबंध। जब भी भारत और रूस के साथ संबंध की चर्चा होगी तो सैन्य आयात निर्यात की चर्चा हम जरूर करेंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर चर्चा करेंगे, और व्यापार पर भी चर्चा करेंगे। हालांकि रूस और भारत के मध्य कुल व्यापार काफी कम है, लेकिन इसके बावजूद भी वर्तमान समय में रूस भारत का एक अहम साझेदार देश के रूप में उभरा है। विश्व के कुल क्रूड उत्पादन होता है, उसमें रूस का उत्पादन की जो हिस्सेदारी है वह 13% है। ओपेक कंट्रीज जितना मिलकर करते हैं उसका आधा उत्पादन अकेले रूस करता है। अब समझिए कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की स्थिति उत्पन्न होते हैं, दोनों देशों के मध्य युद्ध के हालात बनते हैं, तो सिर्फ आशंका मात्र से विश्व के सभी प्रमुख देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरा जो सबसे असर पड़ेगा, सैन्य आयात पर असर पड़ेगा। भारत के हथियार आयात में रूस का हिस्सा 49% है। लगभग आधे हथियारों का आयात भारत जो है वह रूस से करता है। हालांकि पहले काफ़ी ज़्यादा होते थे, अब इस क्षेत्र में स्वदेशी उद्यमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत के हथियार आयात में रूस का हिस्सा अभी भी 49 से 50% तक बना हुआ है। तो इससे जो हथियार आयात हैं वह प्रभावित होगा। इससे भारत की सुरक्षा चुनौतियाँ भी बढ़ेगी। व्यापार पर प्रभाव, 2020 ईस्वी में भारत और रूस के बीच 9.31 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है। कुछ खास तो नहीं है, लेकिन 2025 ईस्वी तक इसका टारगेट दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाना 30 अरब डॉलर तक दोनों देशों के बीच लक्ष्य को रखा गया है। तो निस्संदेह एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा अगर युद्ध के हालात उत्पन्न होते हैं। तो अगर इसे रणनीतिक रूप से देखा जाए, सामरिक चुनौतियों के रूप में समझा जाए, तो इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौतियां उत्पन्न होगी। क्योंकि अगर रूस और यूक्रेन के बीच विवाद की स्थिति बनते हैं तो बेशक यूक्रेन के साथ नाटो मेंबर शामिल नाटो कंट्रीज जो है वह यूक्रेन के साथ खड़े होंगे, लेकिन रूस के साथ बेलारूस इसके साथ खड़ा होगा। वहीं चाइना भी इसके पक्ष में जा सकता है, और अगर चाइना रूस के पक्ष में चला गया तो भारत को और ज़्यादा अपनी सामरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि भारत
न तो ऐसी स्थिति में यूक्रेन का पक्ष ले सकता है और न ही रूस का पक्ष ले सकता है। दोनों देशों के एक दूसरे से नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में भारत के लिए महत्वपूर्ण एक सामरिक चुनौतियों को भी भारत को सामना करना पड़ सकता है। अब आखिर आते हैं कि रूस जो है वह यूरोप के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सभी गैस पाइपलाइन की चर्चा कर रहे हैं, एनर्जी सेक्टर की चर्चा कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के मद्देनजर। तो आखिर क्या है रूस यूरोप के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। रूस जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल उत्पादक और प्रमुख गैस उत्पादक देश है। यूरोप की निर्भरता रूस पर बहुत ज़्यादा है। यूरोप का 40% से ज़्यादा गैस रूस से आता है और 20% से ज़्यादा तेल रूस से लेता है। यानी कि यूरोप का जितना गैस खर्च होते हैं वहाँ पर प्राकृतिक गैस, उसका लगभग 40% जो है वह रूस से आता है। तो आप समझ लीजिए, अगर युद्ध के हालात पैदा होते हैं और रूस जो है उस सप्लाई चेन को बाधित कर देता है तो यूरोप में एनर्जी को लेकर एक संकट उत्पन्न हो सकता है। समस्त यूरोप अंधेरे में डूब सकता है। 20% से ज़्यादा तेल का आयात यूरोपीय कंट्रीज जो हैं वह रूस से करते हैं। इतना ही नहीं, कॉपर और एल्यूमिनियम उद्योग में अगर देखा जाए तो वैश्विक उत्पादन में रूस की हिस्सेदारी 10-10% है। कॉपर उत्पादन 10% और एल्यूमिनियम उत्पादन में हिस्सेदारी रूस की 10-10% बनी हुई है। तो आप इससे भी समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर वर्तमान समय सबसे ज़्यादा जो चर्चित मुद्दा बना हुआ है नॉर्ड स्ट्रीम प्रोजेक्ट 2। नॉर्ड स्ट्रीम प्रोजेक्ट 2 क्या है। यूरोप और रूस के बीच गैस पाइपलाइन योजना है जो लगभग 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन योजना है। यह जो है वह बाल्टिक सागर होते हुए पश्चिमी रूस से उत्तर पूर्वी जर्मनी तक यह चला जाता है। जर्मनी इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के जरिए रूस से मिलने वाले प्राकृतिक गैस की जो सप्लाई है उसे दुगनी करना चाहता है। वहीं रूस जो है अपनी कूटनीतिक चाल के तहत जर्मनी को अपने ऊपर निर्भर बनाना चाहता है। देखिए किस प्रकार से अभी युद्ध के हालात तो बने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों देश युद्ध करने से बच रहे हैं। इसका कारण है, सबसे बड़ा कारण इसका है कि रूस यूरोप गैस पाइपलाइन योजना, इसके तहत यूरोप के अधिकांश कंट्रीज जो हैं वह रूस पर गैस और तेल के लिए निर्भर हैं। अगर युद्ध के हालात बनते हैं और रूस गैस जो चेन है, सप्लाई चेन है, उसे बाधित कर देता है तो यूरोप में काफ़ी ज़्यादा संकट उत्पन्न हो जाएगा और महंगाई काफ़ी ज़्यादा चरम आसमान पर पहुंच जाएगी। क्योंकि एक नए जो परियोजनाएं रूस और यूरोप के मध्य चल रही है नॉर्ड स्ट्रीम 2 नाम से, तो इसमें है कि जर्मनी जो है वह रूस से मिलने वाले प्राकृतिक गैस की जो सप्लाई है उसको दुगनी करना चाह रहा है। और रूस पुतिन की जो इसके पीछे कूटनीतिक चाल है वह चाहते हैं कि जर्मनी हमारे ऊपर पूरी तरीके से निर्भर हो जाए। और अगर जर्मनी रूस के ऊपर निर्भर हो जाता है तो जब भी चाहेगा रूस जो है वह जर्मनी को अपने घुटने पर टेकने के लिए मजबूर कर सकता है। तो यह है नॉर्ड स्ट्रीम 2। आपने देखा होगा कि जब यूक्रेन और रूस के बीच विवाद के हालात बन रहे हैं तो अमेरिका के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया है कि अगर जंग के हालात पैदा होते हैं तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से बंद कर देगा। अब सवाल है कि यह प्रोजेक्ट तो रूस और यूरोप के बीच है, रूस और जर्मनी के बीच यह प्रोजेक्ट है, तो अमेरिका इसे कैसे बंद कर देगा। तो अमेरिका जो इससे संबंधित कंपनियां हैं उसको ब्लैक लिस्टेड कर सकता है, उसकी जो वित्तीय लेन देन है उसको फ्रीज कर सकता है, तो इससे प्रभावित कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर यह परियोजना कामयाब हो जाती है तो रूस की या व्लादिमीर पुतिन की यह काफ़ी ज़्यादा कूटनीतिक चाल के तहत काफ़ी ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह महत्वपूर्ण बिंदु बन जाएगा। और जब भी वह चाहेंगे यूरोप को अपने घुटने के बल टेकने के लिए मजबूर कर सकते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से रूस पर वह आत्मनिर्भर कंट्रीज बन जाएंगे। यह स्थिति बनी हुई है और इसीलिए आप देखेंगे कि रूस जो है वह यूरोप के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि न तो नाटो कंट्रीज रूस पर हमला करने के लिए कदम उठा पा रहे हैं और नहीं रूस यूक्रेन पर हमला कर पा रहा है। वर्तमान स्थिति है कि वर्तमान में रूस अमेरिका से आश्वासन मांग रहा है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाए। हालांकि अमेरिका ऐसा कोई भी आश्वासन देने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि वहां पर गतिरोध के हालात बने हुए हैं। अमेरिका कह रहा है कि नाटो देश में शामिल हो या ना हो या यूक्रेन इसके लिए निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। हाँ, अगर
यूरोप में उस प्रांत में जो अभी संघर्ष के क्षेत्र बने हुए हैं वहां पर शांति बहाली की चर्चा आएगी तो वह बातचीत के लिए जरूर तैयार होगा। लेकिन रूस का कहना है कि हम तब तक बातचीत नहीं करेंगे जब तक हमें इस बात की गारंटी नहीं मिल जाएगी कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो या ना हो। तो रूस पूरी तरीके से यूक्रेन को नाटो गुट का सदस्य बनने से रोकने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर दबाव की राजनीति का कार्य कर रहा है और अमेरिका पर एक तरह से युद्धाभ्यास को बल देकर यूक्रेन रूस सीमा पर सैन्य तैनाती करके अमेरिका को बातचीत करने के लिए मजबूर कर रहा है और एक प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में रूस यहाँ पर विक्टिम कार्ड खेल रहा है। पश्चिमी देशों से प्रतिबंधों में राहत और अन्य रियायतें प्राप्त करने के लिए भी रूस यूक्रेन की सीमा पर तनाव बढ़ा रहा है। रूस का मानना है एक विक्टिम कार्ड के तहत रूस चाहता है कि अमेरिका हमारे साथ बातचीत के लिए आगे आए और पश्चिमी देशों के द्वारा जो प्रतिबंध रूस पर लगाए गए हैं उन प्रतिबंधों में भी रियायती प्रदान की जा सके। इसीलिए जो है रूस वर्तमान समय में यूक्रेन की सीमा पर तनाव बढ़ा रहा है। अगर इसका दूसरा पहलू को देखें तो अफगानिस्तान से नाटो गुट के अगर तरफ से देखा जाए तो अफगानिस्तान से जिस प्रकार से अफगानिस्तान से सैन्य तैनाती यहाँ से वापस की गई अमेरिका के द्वारा, तो बाइडेन की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हुई है और बाइडेन चाहते हैं कि यही एक ऐसा मौका मिला है यूक्रेन रूस विवाद के रूप में जिससे वह फिर से नाटो को एक्टिव कर सकें और अपनी छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दमदार नेता के रूप में स्थापित कर सके। तो इसलिए यहाँ पर जो बाइडेन अमेरिका भी पीछे नहीं हटना चाहता, वहीं रूस जो है वह भी पीछे नहीं हटना चाहता है और वर्तमान समय में इसीलिए वहां पर बॉर्डर पर तनातनी के हालात बने हुए हैं और दोनों देश युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं कि भारत क्या चाहता है, भारत का पक्ष यहां पर क्या है। भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में शांत एवं रचनात्मक कूटनीति पर जोर दिया है। भारत का कहना है भारत हमेशा से दो देशों के मध्य शांति बहाली का पक्षधर रहा है। भारत वसुधैव कुटुंबकम का समर्थक रहा है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था का समर्थक रहा है। इसीलिए भारत का कहना है कि दोनों पक्षों को तनाव बढ़ाने वाले कदम उठाने से बचना चाहिए और कूटनीतिक वार्ता से संकट का समाधान निकालना चाहिए और ऐसी समाधान निकालनी चाहिए जो कि दीर्घकालिक समाधान हो और शांति बहाली उस क्षेत्र में हो सके और समस्त विश्व में शांति सुव्यवस्था कायम हो सके। तो भारत का यह पक्ष है। अब हमने इस वीडियो में समझा रूस यूक्रेन विवाद क्या है, उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखा। 1917 की जो लेनिन क्रांति हुई थी, लेनिन के नेतृत्व में रूस की क्रांति, उस समय से लेकर 2014 में रूस पर क्रीमिया पर रूस के आधिपत्य तक की स्थिति को हमने समझा। यूक्रेन किस प्रकार से वित्तीय राजस्व का सामना करना यूक्रेन को पड़ रहा है, रूस यूरोप के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, भारत को क्या क्या नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। रूस और यूक्रेन के पक्ष को हमने जाना। वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए हमने भारत के पक्ष को भी यहाँ जानने की कोशिश की है। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि रूस यूक्रेन विवाद का जो टॉपिक है आप लोगों को इससे संबंधित कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। इसके बावजूद इस टॉपिक में हमने ऊपर मॉडल आंसर के रूप में प्रश्न को शामिल नहीं किया था, लेकिन अगर आप प्रश्न लिखकर हमें दिखाना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप इन व्हाट्सएप नंबर पर हमें प्रश्न का आंसर भेज सकते हैं। हमने यहाँ 2 प्रश्नों को लिखा है ताकि आप लोगों के इस टॉपिक को समझने में और ज़्यादा सहूलियतें प्राप्त हो सके। पहला प्रश्न है जो संभावित प्रश्न इस टॉपिक से बन सकते हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष ने भारतीय विदेश नीति निर्धारकों के समक्ष नवीन चुनौती उत्पन्न की है। हालिया विवाद के संदर्भ में इसे स्पष्ट करें। दूसरा प्रश्न है सोवियत संघ के विघटन के पश्चात नाटो रूस के समक्ष किस प्रकार से चुनौती बनकर उभरा है। हालिया रूस यूक्रेन विवाद के संदर्भ में इसे स्पष्ट करें। ये 2 प्रश्न दिए गए हैं, 2 में से किसी भी एक प्रश्न का उत्तर आप लिखकर हमें भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इस व्हाट्सएप नंबर, ये 2 व्हाट्सएप नंबर प्रशांत कुमार और प्रणय कुमार के यहाँ व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप इस पर
अपना आंसर लिखकर हमें अब आंसर जो होना चाहिए बीपीएससी मानक के अनुसार 3.5 पेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा से आप इसमें एक मैप का यूज आप जरूर करेंगे जो रूस और यूक्रेन बॉर्डर को संदर्भित कर रहा होगा। समस्त वर्ल्ड का मैप नहीं बनाना है, रूस यूक्रेन उस विवादित क्षेत्र जहां अभी विवाद के इस क्षेत्र जो बना हुआ है उसको मैप के जरिए दर्शाइए। भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, रूस का क्या पक्ष है, अमेरिका का क्या पक्ष है, नाटो गुट का क्या पक्ष है, यूक्रेन का क्या पक्ष है और भारत इस समस्त विवाद में कहां पर खड़ा है। इन सभी मुद्दों को आप ग्राफ के जरिए, चार्ट के जरिए आंसर में आप दर्शा सकते हैं। आंसर आपके 3.5 पेज की पूरी तरीके से बीपीएससी पैटर्न पर आधारित होनी चाहिए और आप 2 में से किसी एक प्रश्न का आंसर लेकर हमें इन 2 में से किसी एक व्हाट्सएप नंबर पर आप आंसर को भेजें। आपको समय के अनुसार रिव्यू प्रदान कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।